ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो रहा है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और शुरुआत हम करने जा रहे हैं हरियाणा से, जहां आईपीएस पूरन सुसाइड केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आईपीएस पूरन केस की जांच में शामिल एएसआई ने अब खुदकुशी कर ली है। रोहतक में खेतों में एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या की। मौके से पिस्टल और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन पर संदीप लाठर ने गंभीर आरोप लगाए। आत्महत्या से पहले एएसआई ने वीडियो बनाया। आईपीएस पूरन भ्रष्टाचारी थे, इस वीडियो में कहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि वो डर की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। आईपीएस पूरन जातिवाद करते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, ये संगीन आरोप आईपीएस पूरन पर लगाए हैं एएसआई ने। पूरन ने भ्रष्टाचार की शिकायतों से डरकर अपनी जान दे दी, ये दावा एएसआई संदीप ने किया है। पूरन ने अपने परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या की, ये भी संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा। आईपीएस पूरन की आत्महत्या को जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है। रोहतक जिले की साइबर सेल में तैनात थे एएसआई संदीप लाठर, जिनकी तरफ से ये तमाम दावे किए गए हैं मरने से पहले। एएसआई संदीप लाठर ने आईपीएस पूरन के स्टाफ की वसूली मामले में गिरफ्तारी भी की थी। तो हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में ये नया मोड़ आ गया है। जांच में शामिल अधिकारी संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली है। और आत्महत्या करने से पहले संदीप लाठर ने जो सुसाइड नोट लिखा और जो वीडियो बनाया, उसी को लेकर अब खबर पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। एक नया ट्विस्ट इस पूरे मामले में आता हुआ दिख रहा है। संदीप लाठर ने रोहतक में गोली मार ली, खुद मार डाला, खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन को भ्रष्टाचारी बताया। संदीप लाठर ने लिखा आईपीएस पूरन भ्रष्टाचारी थे और गिरफ्तारी के डर से आईपीएस पूरन ने सुसाइड किया। आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ भाई। भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा, जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए। इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफ़र के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में। मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है वो। उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे थाम और टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। एएसआई संदीप लाठर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अब खुदकुशी कर ली है। एएसआई ने बाकायदा एक सुसाइड नोट भी पीछे छोड़ा है और इसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार को बेहद भ्रष्टाचारी अफसर बताया है एएसआई। हरियाणा में आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, ये कहा है एएसआई ने। बीजेपी सरकार में कई अधिकारी ईमानदार भी हैं, उन लोगों ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी। डीजीपी साहब बहुत ही निडर और ईमानदार। ये जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जिन्हें आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में अब छुट्टी पर भेज दिया गया है, उनको लेकर यह बात एएसआई संदीप लाठर ने कही है मरने से पहले कि डीजीपी बहुत ही निडर और ईमानदार हैं। और अगर कोई सवाल उठाता वाई पूरन कुमार के भ्रष्टाचार पर, तो वो कह देते कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
वो कहते हैं कि मेरी तो घरवाली आईएएस है, मेरा साला एमएलए है, और यहीं से आईजी पूरन कुमार को भ्रष्टाचार करने की हिम्मत मिली। ये तमाम बातें हैं जो एएसआई संदीप लाठर ने मरने से पहले वो जो सुसाइड नोट लिखा उसमें दर्ज की। आईजी पूरन कुमार ने यहां खूब भ्रष्टाचार किया, ये आरोप लगाया एएसआई संदीप लाठर ने मरने से पहले आईजी पूरन कुमार पर। आईजी साहब का केस में ना आने पर जाति का सहारा लिया, झूठा सुसाइड नोट तैयार करके आत्महत्या की, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कदम उठाया है। इसी का लिया ये होगा, इसका साड़ा एमएलए भाई हो गए भाई आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़के? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहाँ पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज़ तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर ने उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ाएंगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भर ली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। और आइए इस खबर पर और जानकारी के लिए मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। सचिन कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले जगविंदर के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जगविंदर से समझने की कोशिश करते हैं। जगविंदर, एक आत्महत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अब ये दूसरी आत्महत्या का मामला, कुल मिलाकर और उलझता हुआ नजर आ रहा है पूरा केस। देखिए, मुझे ये लगता है कि संदीप लाठर ने बहुत कुछ अपने बयान में कह दिया है, क्योंकि वो जांच अधिकारी थे, उन्होंने सुशील को गिरफ्तार किया था, सुशील ने उनको क्या इंटरोगेशन में बताया था। और इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से इसको जातिगत मुद्दा बनाया गया, मुझे लगता है उस सिस्टम को जगाने के लिए ही संदीप लाठर ने खुद को गोली मारी। अब इसको भी चाहे आप जातीय रूप दे ले, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से पहले एक आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया, उसके बाद उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया जो उनसे जुड़े मामले की जांच कर रहा था, और आईपीएस के परिवार का आरोप यह है कि इसी मामले के कारण आईपीएस अधिकारी तनाव में था और उसको लगता था कि उसके सभी सीनियर अधिकारी उसे आज जो ये वीडियो बयान सामने आया है और जितना बड़ा मामला अब ये हो गया है, मुझे ये लगता है कि इसमें दोनों ही पक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। पहले सीनियर अधिकारी बैकफुट पर थे क्योंकि एक आईपीएस की मौत हुई थी, अब एक सबऑर्डिनेट ने सुसाइड किया और उसने ना सिर्फ उस अधिकारी पर जिसने सुसाइड कर लिया, बल्कि उसके तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए उसके सभी कार्यकाल की चीजों को गिनवाने की कोशिश की है। मुझे ये लगता है कि अब सरकार कोशिश ये करेगी कि इस मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी को दे दे या बड़ी एजेंसी को दे दे, क्योंकि एक तरफ चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, दूसरी तरफ जांच चल रही थी रोहतक में। अब इन दोनों जगह से जो है वो पुलिस को अलग अलग तरीके से जांच और आरोप का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा अब ये केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी और कौन सच्चा कौन झूठा है। मुझे ये लगता है अब ये सारी चीजें गनमैन सुशील कुमार पर के ऊपर जाकर अटक जाएंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है रुमाना कि जिस तरह से इस एएसआई ने सुसाइड किया है, उससे उसकी बातों को सुनकर, चाहे वो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो अलग अलग मुद्दों पर, जातियों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उन सबको उसने झकझोर कर रख दिया है और ये कहा है कि कम से कम जब कोई अपराध होता है, जब कोई आरोप लगते हैं, तो दिक्कत आ रही है, आवाज में दिक्कत आ रही है। जगविंदर पटियाल, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस पूरे मामले पर अब जो रोहतक के एसपी है सुरेंद्र बोरिया, उनका भी बयान सामने आ गया है। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा सुना देते हैं पहले दर्शकों को। बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। इस स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं। और आइए
चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन भी इस वक्त मौजूद है चंडीगढ़ से, और जरा सचिन से ही समझते हैं। सचिन, ये सुसाइड नोट जिसमें एएसआई संदीप लाठर मरने से पहले बाकायदा वीडियो भी बनाया, 4 पन्ने का सुसाइड नोट भी पीछे छोड़ा, और उसमें पूरी की पूरी जो कहीं ना कहीं आरोपों की झड़ी है वो आईपीएस वाई पूरन कुमार पर वो लगाकर गए, क्लीन चिट वो डीजीपी को देकर गए, उन डीजीपी को जिन्हें फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया गया है कि वो तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार एएसआई ने खुदकुशी क्यों की? अपनी खुदकुशी की क्या वजह बताई एएसआई ने? जी रोमाना, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जो 4 पेज का सुसाइड नोट है और जो वीडियो सामने आया है, दरअसल वाई पूरन कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप एएसआई ने लगाए हैं, वीडियो में भी लगाए हैं, सुसाइड नोट में भी लगाए हैं। पर सवाल यह है कि इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसकी वजह से जो है संदीप लाठर ने सुसाइड किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो है आत्महत्या की है। तो ये पुलिस की जांच का विषय होगा, क्योंकि सुसाइड नोट में और वीडियो में वो वजह जो है फिलहाल सामने नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, बिल्कुल सही है। सुसाइड नोट में और वीडियो में उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार जो है वाई पूरन कुमार करते थे, भ्रष्टाचारी जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको पोस्टिंग्स देते थे। जातिवाद का आरोप भी लगाया है कि जाति देख के जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे। पर इन सब का संदीप जो है, बेशक उन्होंने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि जब सुशील को अरेस्ट किया था, जो उनके वाई पूरन कुमार के जो स्टाफ में थे, जब शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने की बात आई थी तो उन्होंने उसको गिरफ्तार करने वाली जो टीम थी उसमें वो शामिल थे। पर इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट क्या है वो जो है वो साफ नहीं हो पा रहा है सुसाइड नोट में भी और बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये जो वीडियो है वो एक विसल ब्लोअर की तरफ से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ज्यादा नजर आता है, लेकिन ये क्यों मान लिया जाए कि साहब ये एक तरीके से सुसाइड से पहले का वीडियो है, और अपनी खुदकुशी की वजह क्या बताई है, क्यों खुद जान दे दी संदीप लाठर ने जो एएसआई हैं? ये तो गुत्थी और उलझती हुई नजर आ रही है ना। कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सचिन। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में 48 मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिया गया है। पहली लिस्ट में 12 मंत्रियों और 9 महिला उम्मीदवारों के भी नाम हैं। पहली लिस्ट में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का नाम नहीं है। पटना सिटी से नंद किशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा को इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अब जानकारी मिल रही है कि दूसरी लिस्ट भी बीजेपी की आने वाली है, जिसपे 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। आज ही बीजेपी की उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट आ गई है। 71 उम्मीदवारों के इसमें नाम हैं और कुछ ही देर बाद 30 उम्मीदवारों के नाम वाली दूसरी लिस्ट भी आने वाली है। इसकी जानकारी भी सूत्र दे रहे हैं। और पहली ये जो लिस्ट आई है 71 उम्मीदवारों की, इसमें 48 जो मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग एमएलएज, उन्हें बीजेपी ने रिपीट किया है। 48 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 12 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। 9 महिलाओं के नाम शामिल हैं। तो पहली लिस्ट के बड़े चेहरों की अगर बात करें तो इस लिस्ट में कौन कौन है ये जान लीजिए आप। सम्राट चौधरी फिलहाल एमएलसी हैं। इस बार बीजेपी ने तारापुर से सम्राट चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। रेणु देवी को बेतिया से, मंगल पांडे को सिवान से चुनाव मैदान में उतारा गया। लखीसराय से एक बार फिर विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। दानापुर से बीजेपी ने रामकृपाल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव रामकृपाल यादव हार गए थे और इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। नितिन नवीन एक बार फिर बांकीपुर से चुनाव मैदान में है। श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट दिया गया है। संजय सरावगी दरभंगा में बीजेपी की कमान संभालेंगे। तारकिशोर प्रसाद को कटिहार से फिर उम्मीदवार बनाया गया है। नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। नंद किशोर यादव को पटना साहिब से टिकट दिया गया है। तो ये वो नाम है जो सामने आए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट, और पहली लिस्ट में ये महत्वपूर्ण नाम है जो सामने आ गए हैं। इसमें एमएलसी सम्राट चौधरी का भी नाम है। पहली लिस्ट के ये बड़े चेहरे हैं जो मैंने आपको बताए। तो जो पहली लिस्ट सामने आई है उसमें देखिए नंद किशोर यादव का इसमें नाम नहीं है, ये आप जान लीजिए। नंद किशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। माफ कीजिएगा, ये जो पहली लिस्ट चल रही है इसमें नंद किशोर यादव का नाम जो आपको नजर आ रहा है, ये मैं ठीक करवाती हूं, नंद किशोर यादव का नाम नहीं है। उनकी जगह उम्मीदवार बनाया गया है रत्नेश कुशवाहा को।
तो पहली लिस्ट में दोनों जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों के नाम है। विजय सिन्हा की सीट है लखीसराय सीट, वहीं से उनको दोबारा चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो फिलहाल एमएलसी हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो 71 उम्मीदवारों के नाम की यह पहली लिस्ट है। इसमें 48 सिटिंग एमएलएज हैं, 12 मंत्री हैं, 9 महिला जिनको टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तो पहली लिस्ट और उसमें 71 उम्मीदवारों के नाम। तो बिहार चुनाव बीजेपी की ये पहली लिस्ट और ऐसे में मंत्रियों की अगर बात की जाए तो किस किस को यहां पर टिकट दिया गया है। मंत्रियों में आप देख रहे हैं संजय सरावगी दरभंगा से चुनाव मैदान में उतारा गया है, नीतीश मिश्रा को झंझारपुर से, बांकीपुर से नितिन नबीन, झाले से जीवेश मिश्रा, छातापुर से नीरज बबलू, राजू सिंह साहिबगंज, अमनौर कृष्ण कुमार मंटू, बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील को चुनाव मैदान में उतारा है। ज्यादातर पुराने विधायकों और मंत्रियों को फिर से टिकट मिल गया है। 71 उम्मीदवारों की यह पहली लिस्ट बीजेपी की जो जारी कर दी गई। 5 बड़ी बातें हैं। दूसरी बड़ी बात दिखाइए। पहली बात तो यही है कि ज्यादातर पुराने विधायकों और मंत्रियों को फिर से टिकट दे दिया गया है। अगली खबर, 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रेम कुमार को गया से टिकट दिया गया है। यह बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव में हारे 2 उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। पहली लिस्ट में 9 महिलाएं हैं, 5 एससी और 1 एसटी उम्मीदवार जिन्हें टिकट दिया गया है। और 35 साल से विधायक मंत्री मोतीलाल प्रसाद का रीगा से टिकट कटा। हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और खास करके उन उम्मीदवारों को जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण सीटों से लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है और जिस प्रकार से हमारी सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। सत्ता में तो हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ एनडीए आ रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 71 जो नाम आपने देखा होगा, कितना बैलेंस्ड जो लिस्ट है आपने ये भी देखा होगा और 71 में 71 हम जीतेंगे। हमारी तैयारी है, बूथ स्तर तक की तैयारी हमारी आज से नहीं बरसों पहले से चल रही है और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं चुनाव के लिए और ये चुनाव हम बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह जीतेंगे। एनडीए पूरी तरह एकजुट है, एकजुट रहेगा और इस चुनाव के बाद भी एनडीए मिल के सरकार बनाएगा। सब लोग खुश हैं, सबने कहा है, वो चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चिराग पासवान हो, सब लोग सेटिस्फाइड हैं, पुलिस पूरी तरह संतुष्ट हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है एनडीए में। फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। तो लालू जी, इस बार आपका भय कहीं काम नहीं आने वाला है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी और मैं कह सकता हूं कि जो एनडीए गठबंधन है जिसमें चिराग हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, ये पांचों पांडव निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार रूपी कौरवों का अंत करेंगे। और बीजेपी की जैसे ही उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट आई है, पार्टी में बगावत के सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। टिकट कटने के बाद छलका पूर्व मंत्री रामप्रीत का दर्द। बीजेपी में अब पुराने दलित नेताओं की जगह नहीं, ये कह रहे हैं रामप्रीत। कह रहे हैं हम दलित हैं, कमजोर होने की वजह से हमारा टिकट काट दिया है पार्टी ने। बीजेपी को अब ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। रामप्रीत पासवान का ये बड़ा बयान है। कह रहे हैं अगर आरक्षण नहीं होता तो बीजेपी दलित को टिकट भी नहीं देती। ये रामप्रीत पासवान का अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप। पहले मंत्री रह चुके हैं रामप्रीत पासवान। रामप्रीत पासवान का टिकट कटा है और रामप्रीत पासवान का टिकट कटने के बाद अब निशाने पर रामप्रीत पासवान ने अपनी ही पार्टी को ले लिया है। जैसे ही ये उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट सामने आई है, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान का दर्द छलक गया। रामप्रीत पासवान कह रहे हैं कि बीजेपी में अब पुराने दलित नेताओं की कोई जगह ही नहीं है। दलित और कमजोर क्योंकि रामप्रीत पासवान
खुद को बता रहे हैं और कह रहे हैं इसी वजह से उनका पार्टी ने टिकट काट दिया। बीजेपी को सिर्फ ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ये तो बीजेपी मजबूरन, क्योंकि आरक्षित सीटें हैं एससी उम्मीदवारों के लिए, इसीलिए दलितों को टिकट दे रही है, वरना तो नहीं देते। ये आरोप रामप्रीत पासवान ने लगाए हैं। बिहार में बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अपना नामांकन भर दिया है। मोकामा सीट से अनंत सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत अनंत सिंह ने की। 15 सीटों पर सिमट जाएगा महागठबंधन, ये बड़ा दावा अनंत सिंह ने किया है। 225 सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी। बाहुबली सूरजभान पर भी तंज कसा है अनंत सिंह ने, कहा जमानत जब्त करा देंगे। तो बतौर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने मोकामा से नामांकन भरा। जनता जितना देता है मजूरी उतने में हम रहल चाहते हैं, हम दूसरे को मजूरी लेवल नहीं चाहते हैं ना। मंत्री बनेंगे कि नहीं? नहीं, हमारा जनता जब मजूरी दे उतने पर हम रहेंगे, उतने पे रहेंगे। कमाए के धन को नहीं चाहिए। हाँ। बिना कमाई का धन नहीं। क्या कहेंगे अपने लोगों से? आपके लोग जो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, लोग के क्या कहेंगे? लोग को मिलकर खूब वोट देंगे, जमानत जब्त करावेंगे विरोधी के। पहला आपका नॉमिनेशन हुआ है जेडीयू से? हाँ हाँ, सबसे पहले आप नामांकन कर लिए। हाँ, हम आगू वही हैं तो पाछू करेंगे। इस बार भूमिहारों को, एक सेकंड, इस बार भूमिहारों को कहा जा रहा है कि खूब इस बार जो है टिकट दिया जाता है। कुछ भूमिहारों को खूब टिकट दिया जाता है। हाँ, तो भूमिहार की विदेश का है कि भूमिहारों देशे का है? भूमिहार भी देशे के है, विदेश का नहीं है। इस लड़ाई में कौन आगे रहेगा? कुशवाहा की लड़ाई, भूमिहार की लड़ाई? जो लड़ाई है ना, 15 को सीट में समेट जाएंगे। अच्छा, टोटल सीट आवेगा हमरा 15 को 15 सीट में सिमटा बस। देंगे। शुरू से 15 बोले हुए पुरजाई बहुत है। आपस में उन लोग की लड़ाई चल रहा है, कांग्रेस और आरजेडी। तो मिला जुला कर लेगा, वो सब कोई बात नहीं है। अच्छा, एक अनुमान बता दीजिए कि कितनी सीटें इस बार आ रही है? 15 को। आप लोगों को कितनी आ रही है? हमरा 200 से ऊपर। 200 से ऊपर? हाँ 200 से ऊपर है? हाँ, क्या बात है? 225 मानिए कम से कम। हमको ये बताइए, 225 मान? हाँ। मोकामा मतलब अनंत सिंह पर्याय हो गया, मोकामा का मतलब ही अनंत सिंह है क्या? हाँ, छोड़ के कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं, कभी नहीं। 1 लाख से जनता से भी जीतता है, तो जनता हमरा है तो कहाँ से कोई जीतेंगे? गाड़ी है। और वहीं मैथिली ठाकुर बीजेपी में आज शामिल होंगी। शाम 5 बजे बीजेपी में मैथिली ठाकुर शामिल होने जा रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैथिली ठाकुर आज शाम 5 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। देखिए, मैथिली ठाकुर खुद मीडिया से जब बात कर रही थी तो वो ये इच्छा जता रही थी कि वो अपने घर वापस लौटना चाहती हैं, मतलब बिहार और बेनीपट्टी से क्योंकि वो आती हैं, तो इस सीट से वो जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हैं। इस तरीके के संकेत और संदेश मैथिली ठाकुर की तरफ से खुलकर दिए जा रहे थे। लेकिन आज जब बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी की है तो उसमें मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है। बेनीपट्टी सीट से बीजेपी ने विनोद कुमार झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैथिली ठाकुर का बेनीपट्टी सीट से बतौर उम्मीदवार नाम लिस्ट में नहीं। आज शाम 5 बजे मैथिली ठाकुर बीजेपी में औपचारिक तौर पर फिलहाल शामिल होने जा रही हैं। मध्य प्रदेश के देवास में एक बेकाबू रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। एक नाबालिग कार ड्राइवर ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर आगे जाकर कार एक घर की बाउंड्री वॉल में दे मारी, जिससे घर की दीवार चकनाचूर हो गई है। ये पूरी घटना घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें कैद हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कार सड़क पर पहले बाइक को कुचलती है और फिर तेज रफ्तार के साथ घर की तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद नाराज बाइक सवार कार का पीछा करता है और तब तक ये कार घर की दीवार में टक्कर मार देती है, जिससे घर की बाउंड्री वॉल पूरी तरह जमींदोज हो गई। बाइक सवार जब कार चलाने वाले नाबालिग लड़के को देखता है तो हैरान रह जाता है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कैसे एक नाबालिग के हाथ कार की चाबी लगना खतरनाक हो सकता है। इसकी एक गलती से किसी की जान जा सकती थी। हालांकि गनीमत रही, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ के शिकार का अद्भुत वीडियो सामने आया, जिसमें एक टाइगर एक ही झपट्टे में पेड़ के ऊपर से शिकार को लेकर गायब। वीडियो में बाघ अपने शिकार का पीछा करते हुए दौड़ता हुआ पेड़ पर चढ़ता है नजर आ रहा है। नजारा इतना अद्भुत था कि सफारी पर गए पर्यटक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि बाघ ने इतनी तेजी से शिकार किया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया हुआ क्या। लेकिन एक पर्यटक ने इस शिकार का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाघ की गजब की फुर्ती नजर आई है।
पेड़ पर छलांग लगाकर कुछ ही सेकंड में शिकार को बाघ ने दबोच लिया। खबर नोएडा से है, जहां जाम ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। महामाया फ्लाईओवर से फिल्म सिटी तक इतना लंबा जाम लगा है कि गाड़ियां महज रेंग रही हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप जरा, सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। 10 मिनट के सफर को पूरा करने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है और जाम का असर चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी दिखा है। ट्रैफिक पुलिस को जाम नियंत्रण करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। तो त्योहारी मौसम चल रहा है और इसमें मिलावट का जहर घोलने वालों को लेकर फूड डिपार्टमेंट एक्शन में है। यहां मेरठ में 2500 किलो नकली मावा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। और दूसरा एक्शन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। यहां फूड विभाग ने 3000 किलो से ज्यादा नकली घी और मावा जब्त किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल चंद पैसों के लालच में दुकानदार मिलावट का जहर घोलने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से फूड विभाग एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है, उससे मिलावट माफिया की अब नींद उड़ गई है। तो ये देखिए किस तरीके से मिलावटखोर त्योहारी मौसम में आपके रंग में भंग मिलाने की जुगत में, लेकिन जो फूड डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। और ऐसे में ये जो नकली के नक्काल हैं, इन्हीं पर लगाम लगाते हुए फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी आप देख रहे हैं। 3000 किलो ये नकली मावा देसी घी जो नष्ट किया गया है मध्य प्रदेश इंदौर में, और इसी तरीके से 2500 किलो नकली मावा मेरठ में जब्त कर उसको भी नष्ट किया गया। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह 4 बजे के करीब एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रक आग का गोला बन गया। फौरन इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग बुझी, लेकिन ट्रक और उसमें रखा सामान तब तक जलकर राख हो गया था। गनीमत यह रही कि जैसे ही ट्रक में आग लगी, ड्राइवर ट्रक से कूद गया। ड्राइवर की जान बच गई। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो फिर ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। टाइट पकड़ना, टाइट। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आग इतनी भयानक थी कि 4 मंजिला केमिकल फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। ये आग रात 2 बजे लगी। इसे बुझाते बुझाते सुबह हो गई। आग के विकराल रूप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, इसे बुझाने के लिए 100 से ज्यादा पानी के टैंकर्स भेजने पड़े। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें कलर बनाने का काम होता था। दिवाली के त्योहार को देखते हुए फैक्ट्री में तैयार रंग और कच्चा माल भारी मात्रा में रखा हुआ था। आग की चपेट में ये सारा सामान आ गया। केमिकल भरा हुआ था, क्योंकि इस वजह से कई धमाके भी हुए और आग फैलती चली गई। गनीमत रही किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ है। खबर राजस्थान से है, जहां जैसलमेर में एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई। तस्वीरें दिखाती हूं मैं आपको। हादसे की तस्वीरें हैं। बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। जैसलमेर से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर इसके पिछले हिस्से में अचानक आग लगी और कुछ ही पलों में पूरी बस जलकर खाक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।